हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 10 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। 9 सितंबर को हमने पढ़ा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार जल साझाकरण पर समझौता किया गया है कोशियारी रिवर को लेकर के। अभी हाल ही में भारतीय मूल की जो सुएला ब्रेवरमैन है, ये ब्रिटेन में गृह सचिव बनी है। प्रीति पटेल का इन्होंने स्थान लिया है। कर्नाटक सरकार की जो योजना थी पुण्य कोटि दत्तू योजना, जिसके तहत गायों को गोद लिए जाने की प्रथा थी, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता किच्चा सुदीप को नियुक्त किया गया है। सुअर के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम लेकर के आई है मेघालय गवर्नमेंट। और भारत की पहली ऐसी वैक्सीन जो कि जिसमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाक के थ्रू ली जा सकती है, बायोकॉन नहीं होगी, माफ कीजिए, ये भारत बायोटेक के द्वारा लॉन्च की गई है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में कर्नाटक में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचराइज की शुरुआत की गई है। फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है सुब्रतो कप दिल्ली में शुरू हुआ है। एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और फिलहाल भारत पर यानी कि मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी ऋण ये 620 बिलियन यूएस डॉलर का है। बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं मुस्तफिर रहीम, इन्होंने टी20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे और आप लोगों ने इसकी क्विज भी सॉल्व कर ली थी। क्विज आप लोगों ने सॉल्व की थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम में मेरे चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ, जहां आप लोगों को डेली के न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है और पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही देती हूँ। चलिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। 1 से 1.5 महीने पहले मैंने आप लोगों को इंडेक्स और रैंकिंग वाला जो वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं बताई थी। लेकिन वो 2020 की रैंकिंग थी जो कि 2021 में जारी की गई थी। अब यह 2021 की रैंकिंग जो कि 2022 में जारी की गई है और इसमें भारत को एक पायदान और नीचे रखा गया है, मतलब 131 से अब आ गया है 132वें स्थान पर। 191 कंट्रीज के बीच में जो सर्वे हुआ, इसमें भारत को 132वां स्थान मिला है। ये जो मानव विकास सूचकांक, अब जैसे शब्द से ही आप कैच कर ही सकते हैं कि इंसानों के विकास से मतलब कि बेसिकली यदि देखा जाए तो इसके 3 पैरामीटर हैं। 3 पैरामीटर के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। औसत आयु यानी कि इंसान एवरेज कितना जीता है भारत में, जीवन प्रत्याशा आप कह लीजिए, शिक्षा यानी कि एजुकेशनल सिस्टम की यदि हम बात करें, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में यदि ये कुछ पैरामीटर है, बेसिकली औसत आयु, शिक्षा और आय, इन 3 पैरामीटर को आधार मानकर ये रैंकिंग रिलीज की जाती है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और अंतिम स्थान पर साउथ सुडान है। टॉप पर स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड से ना आप लोगों को एक मौत की मशीन का नाम याद आ ही जाना चाहिए, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है। स्विट्जरलैंड ने मौत की मशीन को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम हो जाएगा सार्को। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर है। लास्ट में साउथ सुडान है। तो साउथ सुडान ना, ये आप रिलेट कर सकते हो जो आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन की टोटल 193 मेंबर कंट्री पढ़ रखी है, तो इसका जो 193rd मेंबर कंट्री यानी कि अंतिम मेंबर कंट्री है, ये साउथ सुडान ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ इंडेक्स और रैंकिंग का डिस्कशन आया है, तो बाकी ऑप्शन से भी आप कुछ ना कुछ रिलेट कर ही सकते हो। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसी मौके पर ना एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया। और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि 180 कंट्रीज के बीच में सर्वे था और 180 कंट्री के बीच में सबसे लास्ट में भारत को ही रखा गया है, यानी कि 180 स्थान पर रखा गया है। यदि मैं बात करूं इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है, तो इसमें टॉप पर जो कंट्री हो जाएगी ये डेनमार्क हो जाएगी। अब 150वां स्थान भारत को किसमें मिला था? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज की जाती है और इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है। इसमें टॉप पर नॉर्वे हो जाएगी। अब 135वां स्थान भारत को देखो 2 इंडेक्स में मिला है। एक तो शांति सूचकांक, एक पीस इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हो, दूसरा जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता के मामले में। तो दोनों में भारत की रैंकिंग 135वीं है और दोनों में जो कंट्री टॉप पर हो जाएगी ये आइसलैंड हो जाएगी। अच्छा, रिसेंटली ना मार्च अप्रैल के टाइम में हैप्पीनेस इंडेक्स भी रिलीज किया गया था, तो आप ये भी इंडेक्स मिस नहीं कर सकते क्योंकि ग्रुप डी का ये सवाल बना था। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 136 है। इसमें जो कंट्री टॉप पर हो जाएगी ये हो जाएगी फिनलैंड।
तो इस प्रश्न से इतना डिस्कशन काफी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इनका 96 ईयर की आयु में निधन हो गया है? तो आप सभी जानते हैं ये ब्रिटेन की महारानी थी। मतलब कि फ्रांस के जो राजा थे ना, लुई 14, इनके बाद शासन करने वाली, मतलब पूरी दुनिया में शासन करने वाली लुई 14 के बाद ये दूसरी शासिका थी। और मोर देन 70 साल तक इन्होंने रूल किया है। ये लगभग 25 साल तक की थी, तब से शासन कर रही हैं। 1952 में यहाँ की महारानी बनी थी और यहाँ की सत्ता संभालने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी थी। अभी 8 सितंबर को ही इनका निधन हुआ है और इनके स्थान पर प्रिंस चार्ल्स को अब राजा बना दिया गया है। यूके की यदि मैं बात करूँ ना, अच्छा, आए दिन ना हम यूके का डिस्कशन लगभग हर ही दिन आ रहा है। और जैसे कोई नया स्टूडेंट भी आज जुड़ा होगा तो उसको भी चीजें रट चुकी होंगी, मतलब 2-4 दिन से भी आप देख रहे हैं। यूके के फैक्ट आप लोगों को अब टिप पर याद होने चाहिए। जैसे कि कल भी मैंने इंग्लिश चैनल की लोकेशन दिखाई थी कि 34 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है। इसे तैर कर भी पार किया जाता है, जो कि यूके और फ्रांस के बीच में है। इसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे, पहली भारतीय महिला आरती साहा रही थी। दो एक्सरसाइज जो खान सर के एप्लीकेशन में मुझसे पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज वाला वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है। तो मैंने बताया था एक अजय वॉरियर एक्सरसाइज है, दूसरी है कोंकण एक्सरसाइज, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच में किया गया है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए जो अपना देश भारत है, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है। कोरोना का ना एक नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, तो उसके लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश भी ब्रिटेन ही हो जाएगा। अमेरिका के आप जानते हैं प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन हो जाएंगे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है। और इंडोनेशिया के दोबारा से तो राष्ट्रपति जोको विडोडो ये बनाए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। वारंगल देखिए तेलंगाना में है, त्रिशूर और नीलांबूर ये केरला में है। तो इन तीनों शहरों को GNLS इनकी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो इसमें 44 देशों के लगभग, मतलब कि यूनेस्को के द्वारा जिन सिटीज को शामिल किया गया, इनमें 44 कंट्रीज की 77 सिटीज शामिल है, जिसमें कि भारत की तरफ से 3 शहरों को स्थान मिला है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ऑद्रे अजोले इसके महानिदेशक हो जाएंगे। रिसेंटली ना जापान की नाओमी कावासे हैं जो, ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है। अच्छा, यूनेस्को से ना आप 2 शहरों के नाम और रिलेट करोगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली ना ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में 2 शहरों को शामिल किया गया है। एक तो हैदराबाद है जो कि तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरा इसमें मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, अरेबियन सी के किनारे में है। इन दोनों को शामिल किया गया है। 2019 में इसी यूनेस्को ने ना जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और इसके अलावा रिसेंटली वैसे हम देखें तो टोटल 40 स्थल है भारत के जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल है। जो 40वां है ये गुजरात का धौलावीरा हो जाएगा। अच्छा, गुजरात से ही याद आया गरबा, जिसे भी हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक स्थल के लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज है, इसे भी शामिल किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य भारतीय पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 1 साल ही बच गए हैं। अपना देश भारत अगले साल 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है और इसे होस्ट करेगा ओडिशा। इसका 15वां संस्करण होगा। हालांकि इसका जो लोगो वगैरह है ना, देखिए 1 साल कह दिया मैंने, 1 साल नहीं बाकी है, लगभग 4 महीने का टाइम इसमें बाकी रह गया है। तो इसका लोगो वगैरह है जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो आयोजन है भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में जो निर्माणाधीन बिरसा मुंडा स्टेडियम है, यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा स्टेडियम,
जो कि कहाँ स्थित है, राउरकेला में बनने जा रहा है, ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, 20,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला। वैसे हम ओवरऑल बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो भी भारत में है, लेकिन ये गुजरात के अहमदाबाद में हो जाएगा। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की यदि मैं बात करूँ ना, तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉजन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ओडिशा का डिस्कशन आया है, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 110, 147 आप रिलेट कर सकते हो। सिमलीपाल, भीतरकनिका, दो इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। संबलपुर के पास में ही ना महानदी पर दुनिया का जो भारत का सबसे बड़ा नदी बांध है, हीराकुंड बांध, ये बन करके तैयार हुआ है। हालांकि तो बहुत पुराना हो गया। यहाँ की कुछ स्कीम्स है जो कि चर्चे में रहती है, जिसमें कि सबसे पुरानी स्कीम इसमें ना मो बस सेवा है। मो बस सेवा, हालांकि मो बस सेवा, मो सरकार सेवा, मो परिवार सेवा है ना, सुनेत्रा स्कीम जिसके तहत जो ओडिशा गवर्नमेंट है यहाँ के नागरिकों को फ्री आई चेकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही थी। इसके अलावा किसानों के लिए बलराम स्कीम है जो कि ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ना ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष जो क्रियान्वयन था, मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में जो राज्य टॉप पर है, ये भी ओडिशा रहा है। एमएसएमई सेक्टर में जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला, ये भी ओडिशा ही हो जाएगा। अच्छा, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं ना, नवीन पटनायक, इनसे रिलेटेड कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को कोई फैक्ट बताया था। यदि आप लोगों को वो फैक्ट याद हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लू के रूप में मैं बता सकती हूँ कि नवीन पटनायक ने ये कहा था कि हाँ, हमने किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए बेहतरीन तरीके से कार्य किए हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा तो बताइएगा। और यदि मैं नवीन पटनायक की जगह कुछ गलत बोल रही हूँ, तो वो भी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। चलिए, ओडिशा का ये डिस्कशन काफी हो गया। एक जीआई टैग को आप रिलेट कर सकते हो। जीआई टैग कौन सा है? कंधमाल हल्दी जिसे जीआई टैग मिला था। मैं वो अवार्ड आप लोगों को यहीं बता देती हूँ, वरना फिर मान लो कल बताना भूल गई तो। देखिए, अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया। वो मैं यहाँ से रिलेट करना चाह रही थी। देखिए, सुब्रतो कप है जो ना फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है, दिल्ली में शुरू हुआ है। हालांकि दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन खेला गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा के पंचकुला में खेला गया। इसका जो मस्कट था, मोटो इसका धाकड़ हो जाएगा। कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में संपन्न हुआ। इसका दूसरा ये एडिशन था। जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर इसमें टॉप पर रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो भी हाल ही में इंडिया गेट के पास में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 फीट ऊंची ग्रेफाइट से बनी हुई ये जो प्रतिमा का अनावरण है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में की थी। 1938 में ना इन्हें हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, ये कुछ हुआ लिखा है, होना चाहिए हुआ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैं करेक्ट करवाऊंगी। तो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ना ये सुभाष चंद्र बोस ही थे। 23 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है और इन्हीं के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में सरकार ने चिन्हित किया है। इंडियन स्ट्रगल इनकी किताब है। नेताजी अवार्ड सिंजो अबे को मिला 2022 का, जो कि जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। हालांकि आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ना अंडमान निकोबार में जो रॉस द्वीप है, इसका नाम बदल करके बोस द्वीप किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में और क्या क्या चीज का उद्घाटन किया है, देखो बाकी ऑप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो नई संसद भवन आप रिलेट कर सकते हो। रिसेंटली ना प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन भी दिल्ली में ही किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला जो युद्ध स्मारक है, यानी कि फर्स्ट वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया, ये भी दिल्ली में इंडिया गेट के पास। और हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने यही किया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है। वाराणसी, हालांकि इनका निर्वाचन क्षेत्र है,
यहाँ इन्होंने क्या उद्घाटन किया है? काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी, इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये फैक्ट काफी दिनों से नहीं बता पाई थी, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी वाराणसी में इन्होंने लॉन्च किया। अहमदाबाद में हाल ही के दिनों में दौरे पर थे, जहां इन्होंने पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। और इसी अहमदाबाद में इनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, इसमें आवाज देने के लिए एमी अवार्ड किसने जीता है? तो अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा है, इन्होंने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम अवर ग्रेट नेशनल पार्क है, इसमें दुनिया भर के नेशनल पार्क को शामिल किया गया है, इसमें इन्होंने आवाज दी है और इसके लिए इन्होंने एमी अवार्ड जीता है। देखिए, एमी अवार्ड ना, ये आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में 1949 से प्रोवाइड कराया जा रहा है, अमेरिका में ये दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बने। पहले ड्वाइन आइजन हावर है जो इन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। हालांकि बराक ओबामा काफी फेमस तो हैं ही, इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है और इनकी कुछ किताबें हैं। ए प्रोमिस्ड लैंड, ये प्रॉमिस लैंड ना, ये आपके एग्जाम का पार्ट बनी थी, याद रखेंगे। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, गोली मार करके हत्या की गई और इन्हें मरणोपरांत जापान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। जायद मेडल, ये यूए का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिससे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें यंग यंग नहीं, सिर्फ चैंपियन ऑफ द अर्थ यदि मैं कहूं, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत और फ्रांस की पहल थी, जिसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। भारत में जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई, इसके भी पहले विजेता नरेंद्र मोदी है और रिसेंटली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किए जाने की घोषणा है जो कि की गई है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को ये जो लिटरेसी डे मनाया जाता है। साक्षरता के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। हालांकि भारत में यदि हम बात करें तो सबसे साक्षर राज्य केरल है, सबसे शिक्षित लोग वहां के माने जाते हैं। तो इस दिन ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। सितंबर महीनों में हम लोगों ने 2 सितंबर डिस्कस कर लिया है विश्व नारियल दिवस, 2 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और नेशनल टीचर्स डे, ये हम लोगों ने कब डिस्कस किया है? 5 सितंबर को। हालांकि अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल टीचर्स डे हम 5 अक्टूबर को डिस्कस करेंगे। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन में। फिर आगे हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस, जबकि विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 16 सितंबर को इम्पोर्टेंट डे ओजोन डे आएगा, फिर इसके जो फैक्ट और फिर थीम वगैरह होंगी तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? अभी अभी ना कुछ ब्यूटी पेजेंट के नाम आप लोगों को याद रखना मुश्किल हो सकता है, जैसे कि इस प्रश्न का राइट आंसर तो देखो वंशिका परमार है, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। तो इन्होंने मिस अर्थ प्रतियोगिता 2000, मिस अर्थ ही है ना, हाँ, मिस अर्थ इंडिया भारत की तरफ से मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब ये वर्ल्ड लेवल पर जो मिस अर्थ प्रतियोगिता होगी जो कि फिलीपींस में होगी, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम वैसे आप रिलेट करो जैसे कि इस बार की मिस इंडिया कौन बनी है? शिनी शेट्टी। तो मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है, कहने का मतलब है कि अब जो मिस वर्ल्ड होगा 2022 का, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी शिनी शेट्टी। फिर एक पल्लवी सिंह भी मैंने आप लोगों को बताया था, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब इन्होंने जीता है। खुशी पटेल, देखो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब इन्होंने जीता, मतलब कि भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये प्रतियोगिता है। फिर दिविता राय, इन्होंने मिस डीवा यूनिवर्स का खिताब जीता है और मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्या वारलेकर ने जीता। तो ये सभी क्वेश्चन हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब टीबी मुक्ति के लिए, मतलब आप लोगों को काफी बार मैंने बताया है कि भारत में मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा है 2030 तक का और टीबी मुक्ति का लक्ष्य है 2025 तक का। तो 2025 तक भारत से टीबी का सफाया करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के पर्पज से ये कुछ इंपॉर्टेंट पहले हैं जो कि इस अभियान के तहत लॉन्च कर दी गई है। टीबी बेसिक आप जानते हैं संक्रामक रोग है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यहाँ से मैं आप लोगों को वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है ये भी आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम का पार्ट बनते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डे। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है।
और इस बार की इसकी जो थीम थी ये थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया है? देखिए, नरेंद्र मोदी ने ना हाल ही के दिनों में आप लोगों को याद होगा, वैसे काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अम, अभी दिल्ली में जो जो चीजें इन्होंने लॉन्च की है, चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर जानवरों के लिए पहली जो कोरोना वैक्सीन है इनकोवैक्स, इन्होंने ही लॉन्च की। इनोकोवैक्स। जगदीप धनखड़ ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हाल ही में बनाए गए हैं, पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का प्रभार है जो कि संभाल रहे थे। नरेंद्र मोदी से आप एक स्पोर्ट्स का रिलेट कर लीजिए, ओलंपियाड, 44वां शतरंज ओलंपियाड जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, तो इसका जो मिसाल रिले का शुभारंभ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, वैसे प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और ओवरऑल यदि हम कहें तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा किस देश में बनेगी? तो मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा है जो कि बनने जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कनाडा के बारे में यदि मैं बात करूं तो ए आर रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। और इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। और पोलैंड में एक सड़क का जो नाम है ये हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रखी गई है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था, देखिए वही डिस्कशन, ए आर रहमान के नाम पर कनाडा में एक सड़क का नाम रखा जाएगा। अगला सवाल यानी कि आज का सवाल है, किस राज्य में एक विशाल मेगा पार्क, विशाल दवा पार्क बनाया जाएगा? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को जो कि करंट अफेयर की आप लोगों के लिए चलती है, फिर आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज जो कि आपके जीके को टारगेट करते हुए 500 इंपॉर्टेंट जीके की सीरीज शुरू की गई है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, और फिर आपके जो बीपीएससी होने वाले हैं 30 तारीख को उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आकांक्षा मैम आप लोगों के लिए कवर कर रही है। ऐप में मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।